नमस्कार, बिहार का बादशाह में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव की घोषणा कर दी है। 3 चरणों में इस बार होंगे चुनाव। 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को वोटिंग होगी और 10 नवंबर को तय हो जाएगा कि इस बार बिहार का बादशाह कौन बनेगा। तो क्या होगा बिहार चुनाव में और क्या तस्वीर आ रही है बिहार से चुनाव की, जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर मनीष, इधर चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर रहे थे, उधर तेजस्वी यादव ट्रैक्टर पे घूम रहे थे किसानों के ये नेता बन के। देखिए, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक तो जो किसान आंदोलन, राजनीति, आरजेडी और इनका जो आज जो कार्यक्रम रहा, इस पे मैं आऊँगा। लेकिन जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने आज तारीख की घोषणा की और इतनी हड़बड़ाहट में इतनी जल्दी 1 महीने के अंदर आपने सब कुछ निपटा दिया, 10 तारीख को आपने घोषणा कर दी। सवाल ये उठ रहा है कि इतनी हड़बड़ाहट किसे है और क्यों है? हम इलेक्शंस के लिए क्यों इंतज़ार नहीं कर पाए? कभी कोरोना पीक पे है, हर दिन 1000 से ज़्यादा लोग देश में मर रहे हैं, लाख के ऊपर नए पेशेंट्स आ रहे हैं जिनकी टेस्टिंग हो रही है। पता नहीं कितने लोगों की टेस्टिंग नहीं हो पा रही है और ये संख्या कितनी भारी संख्या में है, ये किसी के पास पता नहीं है। बिहार में वैसे भी पूरा मेडिकल सिस्टम जो है वो बिल्कुल चौपट हो चुका है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, बिल्कुल 0 बटा सन्नाटा मेडिकल फैसिलिटी है। और ऐसे में आप चुनाव करवा रहे हैं किस लिए? ये तो इलेक्शन कमीशन और केंद्र सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए। हालांकि इनके पास एक मौका है एक्सप्लेन करने का। लोगों ने पूछा आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी लोग गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि ये हमारा तय करने का, ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, उसको ये दायित्व दिया गया है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई बोलना या, लेकिन कुछ मानवीयता नाम की चीज़ है या नहीं है? हम डेमोक्रेसी को मजबूत इस देश में करने के लिए लगे हुए हैं या फिर डेमोक्रेसी की जड़ों को हम उखाड़ने में जुटे हुए हैं? मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आई है। और ये बात आप ये समझ लीजिए कि फर्स्ट फेज में 31,000, सेकेंड फेज में 42,000, थर्ड फेज में वही 30,000 के आसपास पोलिंग बूथ्स हैं। उसके मैनेजमेंट के लिए कई सारे लोग लगेंगे। एक आदमी की मौत अगर हो गई कोरोना की वजह से, जो ड्यूटी पे जाएंगे, इलेक्शन कमीशन या चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसकी जिम्मेदारी लेंगे? मौत इतनी सस्ती है इस देश के अंदर में? किसी को कुछ हो जाएगा, ये लेंगे जिम्मेदारी इसके लिए? ये तो दिल्ली में बैठ करके ये घोषणाएं कर रहे हैं, पता नहीं किस चीज के लिए। ये सारे सरकारी अधिकारी जिनको ड्यूटी पे जाना होगा, और ये तो ऐसा नहीं कि आप डिस्टेंस से कर सकते हैं, बकायदा आपको टच करना पड़ेगा, लाइनें लगी होंगी। ये तो सिर्फ वोटिंग की बात है। 6 महीने बाद जब थोड़ा सा ये कम गया होता तब आप करते तो बात समझ में भी आती। अगर राष्ट्रपति शासन वहां लगा ही दिया जाए 6 महीने के बाद, कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? मतलब ऐसा क्या हो जाता? वहां भी तो सरकार तो बीजेपी और एनडीए की ही है, वहां पे एनडीए की सरकार केंद्र में भी है, तो कौन सा आसमान टूट गया होता? और अजीबोगरीब स्थिति है। मैं तो, हालांकि इलेक्शन कमीशन धीरे धीरे इन लोगों ने डेमोक्रेसी को और खास करके चुनाव को इतना ज़्यादा मैकेनाइज कर दिया है कि जैसे डेमोक्रेसी का ये सबसे बड़ा उत्सव है चुनाव, और इस उत्सव को इतना नीरस बना दिया है। और ये इनके पास कोई मौका मिलता है, ये चुनाव की प्रक्रिया को इस तरीके से मैकेनाइज कर देते हैं, ऐसे इनको उलझा देते हैं कि लोगों को इस चुनाव से अब धीरे धीरे घृणा, अब कौन जाएगा वोट देने के लिए? मैं आपसे ये पूछने वाली थी कि ये जो भले उन्होंने गाइडलाइंस निकाल दी हैं, तमाम चीज़ें बोल दी, लेकिन कोरोना का डर सबके अंदर है, क्या इससे वोटिंग परसेंटेज पे असर पड़ेगा? अरे वोटिंग परसेंटेज पे असर तो पड़ना ही पड़ना है। और इसमें जो वोटिंग परसेंटेज पे जो असर पड़ेगा, ज़्यादा बीजेपी के खिलाफ, जो बीजेपी के जो समर्थक हैं, जो अपर कास्ट हैं, जो बनिया क्लास है, जो अर्बन वोटर्स हैं, वही नहीं आएंगे। एक तो आप हड़बड़ाहट कर रहे हो और बिल्कुल कालिदास, पूरी तरीके से कालिदास बन गए ये लोग। अपने पैर में कैसे कुल्हाड़ी मारना है, इससे बेहतर कलाकारी इन लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता।
आप चुनाव करवाते हो, चुनाव एक तरीका होता है अलग अलग छोटी या बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी विचारधाराओं को जनता तक पहुंचाने की। कौन रैली करेगा, कैसे जुलूस निकलेगा, कैसे जो यंग बच्चे हैं उनको चुनाव प्रक्रिया को समझने में, वो तो एक जनरेशन, वो तो उसको एक चुनाव नहीं देखेगा जो अभी 12th पास करके निकला है, नया नया वोटर है, वो वोट देने नहीं जाएगा। जो शख्स अपने वोटर आई कार्ड पाने के बाद अपने पहले चुनाव में वोट नहीं देता है, यह अब तक पाया गया है कि फिर वो बहुत ही डिसइंटरेस्टेड होता है। फिर कभी भी चुनाव होगा तो अपने दोस्तों के साथ वो पिकनिक मनाने चला जाएगा, मूवी देखने चला जाएगा, वोटिंग करने नहीं आएगा। ऐसा हम समाज बनाना चाह रहे हैं? तो ये तो बहुत ही ज़्यादा, माने ये जो डेमोक्रेसी को जिस तरह से सींचने की ज़रूरत है देश के अंदर में, इलेक्शन कमीशन ठीक उसने आज उल्टा काम किया है। 6 महीने इसको एक्सटेंड कर दिया गया होता तो आसमान नहीं गिर गया होता और उतनी ज़्यादा कोई मुसीबत नहीं होती। लेकिन अगर कोरोना की वजह से, मैं आपको बता दूं, कोरोना की वजह से इस इलेक्शन के दौरान किसी की अगर मौत होती है तो यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसके लिए जिम्मेदार होंगे। और ये बात मैं अभी से बता दे रहा हूं, अगर कोई भी सरकारी ओहदे का आदमी जो इलेक्शन ड्यूटी पे होगा और उसको कोरोना होता है, उसकी मौत होती है, तो ये बात, इससे फिर वो अपने इस जिम्मेदारी से वो नहीं हट पाएंगे। लेकिन ये चीज़ तो इलेक्शन कमीशन को दिखाई दे रही है कि आज जो आपने अगर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी तो वो तो इतनी लंबी चौड़ी गाइडलाइंस कि टूथपिक से बटन दबेगा है और पीपी किट पहन के जाएंगे, कोरोना पेशेंट आखिरी में आएंगे, ये सब चीज़ें उन्होंने दिखाई हैं। लेकिन आपको लगता है कि जिस तरह की जनता देश की है और जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, ये इनकी जो गाइडलाइंस है वहाँ बिहार में काम आएंगे? अब मैं सच सच बता दूं, ये इस देश के अधिकारियों की बीमारी है। जहां इनको पैसा कमाने की मन का जरा सा भी उसको पता लगता है कि कैसे पैसा कमाया जाए, चाहे वो कोई भी हो, वो तुरंत वहां पे अपना पेंच लगा देते हैं और पीपी किट खरीदा जाएगा हजारों लाखों की संख्या में। किस रेट में लिया जाएगा? मैं तो बता रहा हूं कि जो लोग आरटीआई का काम करते हैं, हम तो पत्रकार हैं, हम तो बस हिंट दे सकते हैं, लेकिन जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, जरा सा पता कीजिए कि कितने में खरीदा गया। जो मास्क खरीदे जाएंगे, जो सैनिटाइजर खरीदा जाएगा, और इसके लिए जो कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, उसके लिए जो इंतजाम किए जाएंगे, उसमें कितने करोड़ रुपए की चपत ये लोग खा जाएंगे, ये अपने आप में मैं बताया नहीं। ये तो देश का सिस्टम बड़ा, मतलब इन लोगों, ब्यूरोक्रेसी के पास ये बहुत बड़ी समस्या है कि इनके पास जुगाड़ होना चाहिए, किसी तरीके से माल कमाया जाए, और ये कर डालेंगे ये लोग। 6 महीना वेट करने में क्या दिक्कत है? 6 महीने वेट करने में क्या दिक्कत है? मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा। और इतनी ज़्यादा परेशानी किस बात के लिए है? 6 महीने में बिहार में बिल्कुल ऐसा लग रहा है, ये लोग ऐसी बात करते हैं जैसे लग रहा है कि बिहार में भी जो सरकार चल रही है वो इस तरह से सरकार चल रही है कि अगर सरकार को 6 महीने रोक दिया जाए तो बिहार बहुत पीछे चला जाएगा। पूरा सिस्टम वहाँ जर्जर है। बिहार इस देश का वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड स्टेट बना दिया है इन लोगों ने, और इस गंदी राजनीति की वजह से। उसी तरह के नेता, उसी तरह के ब्यूरोक्रेसी, उसी तरह का सब कुछ, और अचानक से 6 महीने अगर आप राष्ट्रपति शासन लगा देंगे तो कौन सा आसमान गिर जाएगा, ये बात मेरी समझ में नहीं आई अभी तक। आप कह रहे हैं राजनीतिक पार्टियां जो हैं उनके लिए प्रचार की भी काफ़ी दिक्कत होगी, लेकिन कोरोना काल तो अभी भी चल रहा है, चुनाव की घोषणा अभी हुई है। आज ही तेजस्वी यादव ट्रैक्टर पे घूम रहे थे, हैं वो कृषि बिल के विरोध में किसान बन के। देखिए, ये तो विपक्षियों का जो है आज जो तमाशा हुआ वो तो आज मिसफायर हो गया इन लोगों का। दे मिसकैलकुलेटेड इट। और मैं आपको बता दूं, बिहार, अगर हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, जहां मंडी सिस्टम है, वहां पे कुछ लोग विरोध कर रहे थे, वो भी इक्का दुक्का, कहीं पे कोई हजारों की संख्या में, तो मुझे तो तस्वीर नज़र नहीं आई कहीं भी 100, कहीं पे 20, कहीं पे 10, कहीं पे 20-25 लोग ट्रैक के ऊपर खड़े हो गए और लोगों ने छापा उसको कि भाई रेल रोक दिया गया है। वो तो 4 आदमी भी रोक सकता है, लेकिन उस पूरे जो प्रोटेस्ट को जन समर्थन नहीं है, किसानों का समर्थन नहीं है। और मैंने तो देखा आज पहली बार एनडीटीवी भी सच दिखा रहा था। उसमें श्रीनिवास जो हैं वो उनके जैन, श्रीनिवासन जैन
एडिटर लेवल के पत्रकार हैं श्रीनिवासन जैन, वो हरियाणा कहीं गए हुए थे। किसानों के बीच में जो प्रोटेस्टर्स हैं, ये बिचौलिए हैं, ये मंडी के दलाल लोग हैं जिनको दिक्कत हो रही है, तो वो वहाँ गए, तो वहाँ वो किसानों से डायरेक्टली वो पूछ रहे थे, जो किसान अपनी सब्जी, अपना प्रोडक्ट लेकर के वो छोटे छोटे वो जो पिकअप सेंटर्स हैं वहाँ पे लेकर के आए हुए थे। तो उन लोगों से उनसे सवाल पूछा कि भाई देश में प्रोटेस्ट चल रहा है, आपको इससे कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है? मंडी का सिस्टम खत्म कर रही है मोदी सरकार। एनडीटीवी पूछ रहा था, वहाँ पे स्टोरी करने के लिए गए थे। तो किसान बोल रहे कि नहीं, मंडी हमें जाने की जरूरत में बहुत टाइम लगता है। तो उन्होंने पूछा कितना दूर है मंडी? बोला 15 किलोमीटर है। और ये बोला ये 5 किलोमीटर के रेडियस में इस तरह के 12-13 अलग अलग पिकअप सेंटर्स हैं, अलग अलग कंपनियों के। दाम उसने पूछा तो लौकी के बारे में उसने पूछा, तो लौकी उस जगह पे उसके खेत के ठीक सामने में वो पिकअप सेंटर था जहां वो 12 रुपए में बेच रहा था। तो उसने पूछा मंडी में कितना मिलता है? तो मालूम चला कि 12 रुपए केजी यहां है, मंडी में 2.5 रुपए केजी बिकता है। अब आप समझिए, ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो किसानों की चिंता लेकर के घूम रहे हैं कि कह रहे हैं किसानों की हत्या हो जाएगी, किसानों का जमीन चला जाएगा, उसको इस मंडी में क्या भाव मिल रहा है? उसको मिल रहा है 2.5 रुपए। वही सामान वो अपने खेत के सामने पिकअप सेंटर में बेच रहा है, तो उसको मिल रहा है 12 रुपए पर केजी। और सिर्फ ये तो दाम की बात हो गई। 15 किलोमीटर लेकर के जाना, वो किसान के जेब में जाता, उसके पॉकेट से खर्च होता, वहाँ उसको उतारना, उसको ये करना, पॉलीथीन में पैक करना, उसकी भी मजदूरी पड़ती। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बच रही है, उसको पर केजी जो है वो 2 रुपये भी नहीं मिलता। और यहाँ कितना मिल रहा है? 12 रुपये पर केजी सिर्फ लौकी का। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग वो तथाकथित लेफ्ट लिबरल कबाल जो ये कह रहा है कि बहुत ही ड्रैकोनियन कानून आ गया किसानों के लिए, तो उनके चैनल वाले भी इसको साबित नहीं कर पा रहे हैं। मुश्किल पड़ रहा है कि ये किसानों के खिलाफ है। लेकिन ये तो चलो भाई पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी की बात है। बिहार में ये जो ट्रैक्टर पे बैठ करके फुदक रहे थे लालू यादव के दोनों लाल, तेजस्वी और तेज प्रताप, बिहार में तो मंडी सिस्टम है ही नहीं, मंडी है ही नहीं। वहाँ तो मंडी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। फिर ये क्यों कर रहे थे? तो ये राजनीति है। तो जैसा राजनीतिक विरोध पंजाब में हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है, अलग अलग जगहों पे हो रहा है, वैसा ही विरोध जो है वो आपने पटना में देखा। लाठियां भी तो चल गई वहां पर। वो लाठी चली है, वो अलग कहानी है। वहाँ एक पप्पू यादव नाम के एक बाहुबली लीडर है, लीडर नहीं बाहुबली ही कहिए। उनका इमेज जो है एक बहुत बड़े मसलमैन का उनकी इमेज है बिहार के अंदर। तो गुंडई करते हैं वो। तो उनके समर्थक वो विरोध के चक्कर में बीजेपी ऑफिस के बाहर आकर के वो वहाँ पे तमाशा कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो बिहार है, वो तो वहाँ पे फ्यूडल माइंडसेट तो सबके पास है कि अगर विरोध कर रहे थे कोई बात नहीं, कोई पार्टी के दूसरी पार्टी का आदमी आपके ऑफिस के बाहर आकर के प्रोटेस्ट कर रहा है, अपना कुछ भाषणबाजी कर रहा है, तो इतना पेशेंस होना चाहिए। लेकिन बिहार तो बिहार है। उन्होंने देखा कि इतनी हिम्मत कि हमारे ऑफिस के बाहर आकर के पप्पू यादव के कुछ लोग जो है इस तरह से मोदी के खिलाफ नारेबाजी करेंगे, तो ये लोग आगे बाहर लाठी लेकर के वो पिटाई कर डाली। कुछ मीडिया वाले थे और कुछ मोबाइल से इन लोगों ने तस्वीरें ले ली और ये बवाल मच गया। और ये बवाल मचाने का फ़ायदा ये हुआ कि पप्पू यादव को कोई पूछता नहीं है। तो शाम में मैंने देखा कि हर टीवी पे पप्पू यादव किसान बिल के ऊपर डिबेट कर रहे हैं। तो ये राजनीति का एक हिस्सा है। तो खैर, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि किसानों की समस्या लेकर के ये ट्रैक्टर चलाते हुए लालू के दो लाल, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप, ये किसान कब से हो गए? हमने तो सुना कि भाई दानापुर के पास बहुत बड़ा मॉल इन्होंने जो है बना रखा था, बहुत सारे पैसे, चारा घोटाला और इस सब चीज़ में अरबों खरबों रुपए ये लोग दबा चुके हैं। तो ये किसान के लीडर कैसे हो सकते हैं? ये तो अपने आप में एक सवाल है। लेकिन चुनाव का मौसम आ गया है, तो सारे लोग ये चाहते हैं कि भाई वो पॉलिटिकली करेक्ट रहें हर मुद्दों के ऊपर। तो किसान एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन किसान
एक दिक्कत यह है कि किसान कोई वोट बैंक नहीं है इस देश में। किसान इस देश में कोई वोट बैंक नहीं है, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो पूरा बीजेपी और एनडीए सरकार और मोदी सरकार को घेरने की जो कवायद हुई, ये एक फ्लॉप शो रहा। इसलिए पॉलिटिकल वर्कर्स तो सड़कों पे उतरे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के, अकाली दल के, समाजवादी के, आरजेडी के, लेकिन किसान, जो खेतिहर किसान हैं, वो प्रोटेस्ट के लिए सड़कों पे नहीं आया, और यहीं पे पूरा विपक्ष वो धाराशायी हो गया। और जिस तरीके से आज सवेरे सवेरे प्रधानमंत्री मोदी वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जिस तरीके से बिल के फेवर में अपना बयान दिया और जिस तरीके से विपक्ष की राजनीति को एक्सपोज करने का काम किया, उसका भी असर आम लोगों पे पड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी से आप इत्तेफाक रखें, आप उनका विरोध करें, आप उनकी नीतियों को पसंद करें या नहीं करें, लेकिन एक बात मानना पड़ेगा कि जब वो बोलते हैं तो लोग उस पर यकीन करते हैं, और यही फ़र्क बाकी दूसरे लीडर्स और प्रधानमंत्री मोदी में है। तो आज तो सवेरे उन्होंने अटैक कर दिया, और इसलिए हमने देखा कि कहीं पे भी आप किसी भी चैनल पे आप देखेंगे कि वो उस तरह का प्रदर्शन कि भारत बंद हो रहा है और ये हो रहा है और वो हो रहा है, वो वैसा माहौल आज देखने को नहीं मिला। तो कहने का मतलब यही है कि ठीक है, राजनीति है, उस समय प्रोटेस्ट के लिए कहा गया है तो वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यानी कुल मिला के ये प्रोटेस्ट जो है ट्विटर पे ट्रेंड बन के रह गया है, और ट्विटर पे किसान नहीं आता है। राइट। आपने पूरी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।